असल नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मुकदमों के अंदर क्या हो रहा है, मुकदमों के फ़ैसले क्या आ रहे हैं, आजकल पाकिस्तान की ज़ीनत यही चीज़ें बनी हुई हैं। कल तकरीबन रात पौने 11 बजे लाहौर के 9 मई के केस के फ़ैसले सुनाई दिए गए, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी साहब, कई और लीडर्स को 10 साल की सज़ा सुना दी गई, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी 9 मई के इस हिस्टोरिक ख़तरनाक वक़ूए में, जिसके बाद पूरे मुल्क की फाउंडेशन हिल गई थी। अब ये इतना क्रिटिकली फॉलोड केस है हर तरफ से, हालांकि इससे मैग्नीट्यूड में कई गुना ज़्यादा बड़े वाक़े पाकिस्तान में होते हैं, उनकी तफ्तीश नहीं होती, तहकीकात नहीं होती, हज़ारों की तादाद से लोग मिसिंग हो जाते हैं, सीसीडी इनकाउंटर्स करती रहती है, बंदे मारती रहती है। लेकिन चले, ये मोस्ट क्रिटिकल केस है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो बरी कर दिए गए। सेंस भी बनती थी बात की, क्योंकि वो कराची में थे उस टाइम, मौके मौजूद नहीं थे। इवन भड़काऊ भाषण के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई ऐसा बयान उस वक्त सामने नहीं आया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी फैमिली की जो एक स्टोरी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कि जब 26वीं यानी तरमीम होती है तो उनके बच्चे जो बेटा जो है वो मंजर आम पे मिल नहीं रहा होता। पार्टी में से 5 लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग के लिए निकाला जाता है तो जैन कुरैशी साहब की बात नहीं की जाती। मेहरबानो साहिबा को एक ओहदा दे दिया जाता है पीटीआई के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर ही। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो पुराने मरासिम हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मेजर सियासी जमातों के साथ, शायद वो फैक्टर प्ले करें या नहीं, अब ये महज स्पेकुलेशन है। लेकिन पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहस शुरू हो चुकी है। जमात के अंदर लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ने में तो माहिर हैं। छोटी से छोटी बात को बता दिया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ये बिक गया है, ये खान का वफादार नहीं है, ये दहशतगर्द है, हर किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो इतनी फ्रैक्चर्ड जमात के अंदर इस तरह का डिसीजन आना भी पता नहीं कॉज फॉर सेलिब्रेशन है कि नहीं। वैसे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएँ तो पीटीआई पंजाब के लिए खासी बेहतर है कि कम से कम एक लीडर होगा जो नेशनल लेवल का होगा, जो पुराना होगा, जिससे क्रिटिकल ओहदे संभाले में, जो रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है वो सबको एक तो कर लेगा। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की 5 लोगों ने इकट्ठे बैठ के, जिसमें आपके शेख वकास अकरम भी थे, समाकम राजा भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, आपके बाबर अवान साहब थे और आलिया हमजा साहिबा थी। लेकिन इन लोगों की आपस में जो टसल है वो इस वक्त छुपी हुई नहीं है और वो साफ नज़र भी आ रही है। और जैसे ही मामला 5 अगस्त के करीब जाता है तो आपको मज़ीद फ्रैक्चर्स नज़र आएंगे। ज़ाहिर है 5 अगस्त को बहुत बड़ी कॉल है कि जनाब हमने तख्ता पलट देना है, इमरान खान को हमने रिहा करा देना है, हमने ये जुल्म की जंजीरें तोड़ देनी है। ये सारे क्लेम्स हैं जो पीटीआई मेक करती है। तो ज़ाहिर है उतना ही प्रेशर है। केपीके के अंदर हम देख रहे हैं जो सेनेट में हरकतें हो रही हैं, जिस तरह एक मिली भगत से चीज़ हो रही है, जिस तरह केपी गवर्नमेंट का बिहेवियर है, अलीमीन गंडापुर का बिहेवियर है, वो पंजाब पे लान थान करते हैं लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप उन पे सवाल जवाब उठाती रहती है। तो पीटीआई के अंदर पंजाब की तरफ बहुत प्रेशर है कि इस दफ़ा वो परफॉर्मेंस दें 5 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे लोग आपस में लड़ेंगे। तो इस पर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ दिया जाए तो कम से कम ये लोग यूनिफाई हो जाएंगे। अगर इमरान खान के बाद कोई बड़ा लीडर है उस जमात में तो शायद शाह महमूद कुरैशी है। अब इसके अंदर स्पेकुलेट करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये नहीं करवा रही, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ बेमायनी है एट दिस पॉइंट। उसकी वजह ये है कि लेट्स बी फेयर, पीटीआई की बहुत हद तक हवा निकल गई है। जो गुब्बारे के अंदर लोगों के अंदर एम्बिशन था वो निकल गया है। बिकॉज हर दफ़ा जब पीटीआई ने कॉल दी है तो वो इमरान खान को रिहा करने की दी है। ये एक अनअचीवेबल टास्क है थ्रू प्रोटेस्ट। लेट्स बी फ्रैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप महंगाई मार्च करते हैं, आप कुछ सेट ऑफ डिमांड्स लेकर जाते हैं कि जनाब आप तेल 10 रुपये कम करेंगे वरना हम यहाँ से हिल नहीं रही। ये चीज़ें डूएबल होती हैं। इमरान खान को जेल से रिलीज़ करना अभी बुक्स पे ही नहीं है। किसी तरीके से कानूनी लकूना बना के भी उनको निकाला नहीं जा सकता। उन पे जितने मुकदमात फ़र्जी दर्ज कर दिए गए हैं वो सारे एक एक करके भरी होंगे, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इस मार्च का पर्पज़ क्या है, इससे अचीव क्या होगा, इसकी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हम कहते हैं कि पीटीआई गुब्बारे में से हवा निकल गई। ये नहीं कि उनके वोटर कम हो गए हैं, शायद उनके वोटर बढ़ गए हों। अगर 2024 के इलेक्शन में उनको 1.5 करोड़ ऑफिशियल और 4 करोड़ बकौल पीटीआई के लोगों ने वोट दिया, शायद इस दफ़ा ज़्यादा मिल जाएगा इलेक्शन हो। लेकिन एहतजाज करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इधर मैं इमरान यास खान साहब का वीलॉग कोट करना चाहूँगा और मैं उनकी बात से इतफाक़ करता हूँ जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का है, 100% ये 25 करोड़ लोगों का है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर जो चपरासी होता है, यानी कि द लोएस्ट वर्कर इन द गवर्नमेंट, जो आपका सफाई करने वाला होता है, ये सब के सब आवाम के मुलाजिम हैं। मैं ऐसे इतफाक़ करता हूँ। और ये सब हमारे टैक्सेस से पलते हैं।
इसमें भी कोई शक दो राय नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा PTI को कि इस फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए एहतजाज में KP का कोई सरकारी अफसर ना इन्वॉल्व हो, जो 5 कौन है, स्टेट की मशीनरी ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये मेरी और आपकी मशीनरी है। हो सकता है कि मैं इतफाक़ ना करूं PTI के इस गोल से, हो सकता है KP के अंदर बहुत सारे लोग रहते हुए इतफाक़ ना करें, तो लिहाजा हमारे टैक्स से बनाई हुई चीज़ें मत यूज़ कीजिए। रियलिटी ये है कि कोई भी मार्च प्रोटेस्ट विदाउट स्टेट मशीनरी ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। KP गवर्नमेंट जो नंबर्स लाती थी 20, 30, 40 हज़ार, वो स्टेट मशीनरी यूज़ करती थी। एक बड़ी सिंपल बात है, पेशावर से ले के इस्लामाबाद के बॉर्डर तक उनको कोई रुकावट नहीं होती थी। लाहौर के अंदर तो लाहौर को किला बना दिया जाता है, लाहौर के सेक्शंस कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं जब एहतजाज होना होता है, पूरी ट्रैफिक फ़्लो चेंज कर दी जाती है। तो आप लाहौर से बाहर निकल के दिखाएं तो बड़ा मुआवजा होता है। और जब इन्होंने इस्लामाबाद वाली साइड पे खंदकें खोद दी, टीयर गैस की, तो KP साथ सरकारी इक्विपमेंट लाया हुआ था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइक बंदों को पार करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने एक्सकेवेटर्स, डोजर्स लाया हुआ था, डंपर लाया हुआ था मट्टी डालने की जगहों पे। तो हम सेम लेवल फील्ड पे नहीं खेल रहे। हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कि भाई आप क्लेम करते हैं अवामी तहरीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है, उन्होंने उनके लिए वोट किया है, अवाम को तहरीक चलाने दें। सलमान अकरम राजा अवामी बंदा नहीं है, बैरिस्टर गौर अवामी लीडर नहीं है, शेख वकास साहब अवामी लीडर नहीं है, नेशनल लीडर तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये अपने हलकों के शायद लीडर हों, सलमान अकरम राजा साहब तो वो भी नहीं है, अपने हलके के भी लीडर नहीं है। लेट्स बी फ्रैंक एंड फेयर। मैं ये कोई उनकी इंसल्ट नहीं है, तौहीन नहीं है, एक हार्श रियलिटी है। सब के सब इमरान खान के वोट पे आए हुए हैं। आलिया हमजा साहिबा इस वक्त जो पंजाब में नेगोशिएशन कर रही है, तो जो आपका साउथ पंजाब है वो उनको देखते हैं कि ये एलियन कौन है हमारे पास आ गया। अपॉइंटेड बाय इमरान खान, उन्होंने जेल काटी है, मुश्किल वक्त गुजारा है, वो एक तहरीक चलाना चाह रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे चीज़ करना चाह रही है, एजुकेटेड लेडी, पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस पर काम नहीं करती, उनको टफ टाइम मिल रहा है। मसलन उनके लाहौर शहर में, उस सूबे के कैपिटल में जहाँ वो पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं, उनको यही नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप ऑर्गेनाइजेशन फेलियर देख रहे हैं, इस बिकॉज ये लोग दूसरे से काम नहीं करना चाह रहे। पिस कौन रहा है? मैं और आप। बहरहाल देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या होता है। इमरान रियाज खान साहब ने तो बड़ा मोटिवेट किया है अपनी ऑडियंस को कि जनाब 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, उनको हकमियत पाकिस्तान की लेनी है वापस। उन्होंने एक बात की और उस बात से मैं 100% इत्फाक करता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी उन्होंने कहा था कि आज नहीं तो 4 साल बाद, नहीं तो 40 साल बाद इवेंचुअली आपको पावर वापस लेनी है। मैं 100% एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी के बगैर नहीं सोल्यूशन पाकिस्तान का। अब देखते हैं 5 को क्या होता है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। जो दूसरा बड़ा क्रिटिकल मुकदमा था, जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल उस तरह नहीं फॉलो कर रहे थे लेकिन हम कर रहे थे, वो था जो मुकदमा आदिल राजा साहब और राशिद नसीर साहब का मुकदमा आपस में चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। वो मुकदमा बेसिकली ये था कि 9 एलिगेशंस लगाई थी आदिल राजा साहब ने, जिसके ऊपर उन पे एक डेफेमेशन का सूट किया था राशिद नसीर साहब ने। उन्होंने जो आदिल राजा ने एलिगेशंस लगाई थी, राशिद नसीर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल ले लिया। एलिगेशन 1। एलिगेशन 2, राशिद नसीर साहब की सेवरल मीटिंग हुई हैं आसिफ अली ज़रदारी के साथ टू डिस्कस इलेक्शन मैनिपुलेशन। एलिगेशन 3, राशिद नसीर को मार दिया जाएगा सही वक्त पे जो सोल्जर्स जो हमायती हैं दूसरी साइड के, जो काम कर रहे हैं कोवर्टली इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 4, राशिद नसीर साहब PTI कैंडिडेट से ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। नंबर 5, राशिद नसीर साहब ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को तैयार किया है इलेक्शन रिग करने के लिए। नंबर 6, राशिद नसीर साहब अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इंश्योर करने के लिए PDM 1 की विक्ट्री। नंबर 7, राशिद नसीर अपनी ताकत को अब्यूज़ करते हुए PTI के लोगों को, वर्करों को हरास कर रहे हैं ताकि इलेक्शन के अंदर
मामलात कंट्रोल किए जा सकते हैं। राशिद नसीर साहब, और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि राशिद नसीर साहब ने इतने गुनाह किए हैं और इतनी बदकारियां कर दी हैं कि जो आखिरत में जन्नत मिलनी है उनको नहीं मिल सकती। ये बहुत ही अजीब एलिगेशन था। ये वही कैसे किसी को आस्ते किसी की जन्नत या जहन्नम की, मुझे नहीं पता। तो राशिद नसीर हैज़ कॉज द पुलिस टू डू हिज बिडिंग बाय मेकिंग अ बेसलेस एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी, यानी कि मुकदमा या एक एलिगेशन ब्राइबरी की लगा के पुलिस को इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। राशिद नसीर डायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में इन्वॉल्व हैं। राशिद नसीर रजिस्टर्ड कंप्लेंट अगेंस्ट आदिल राजा इन ऑर्डर टू डिफेम, यानी कि राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की ताकि आदिल राजा को वो डिफेम कर सके। वैसे ये काम आदिल राजा साहब खुद बड़ा अच्छा कर लेते हैं, अपनी डेफेमेशन। राशिद नसीर ने आदिल राजा के ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट करवाया और राशिद नसीर का एक बहुत अहम किरदार था रजीम चेंज में। अब दोस्तों मसला क्या होता है, हमारे पे जब 4 पीका के मुकदमे हुए ना, उसके बाद हमने कानून बड़े गौर से पढ़ा। आप एक एलिगेशन लगाते हैं किसी भी चीज़, मैं कहता हूँ जी सलमान जो है उसने आज ब्लू जीन्स नहीं पहनी हुई, पिंक जीन्स पहनी हुई है, तो इस कमरे के अंदर 2 रिसर्चर और बैठे हुए हैं। वो कहेंगे नहीं यार असद आपको गलतफहमी है, ये ब्लू जीन्स ही है। मैं कहूँ जी नहीं पिंक है। अब इसको साबित करने के लिए हम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। मैं अपने शवाहिद पेश करूँगा कि ये ब्लू जीन्स पिंक क्यों है, सलमान अपने करेगा, 2 विटनेस कॉल होंगे वो बताएंगे और कोर्ट फैसला कर देगा ये ब्लू जीन्स है। जब आप ये बातें करते हैं और कहते हैं मेरे ज़राए ने बताया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुझे लीक होगी, आप ये कहाँ प्रूव कर सकते हैं? जब आप पे डेफेमेशन का केस हुआ तो आपने वहाँ जाकर शो करना था कि जनाब मैं ये चीज़ें प्रूव कर सकता हूँ। आपने वो प्ली ही वापस ले ली जो आपने पहले दर्ज की हुई थी। वो प्ली क्या थी? ट्रूथ डिफेंस, ये सब कुछ सच है, लिहाजा इस पे डेफेमेशन हो नहीं सकती। तो आदिल राजा साहब को ये वापस लेनी पड़ी। अब जो उनके पास डिफेंस है वो पब्लिक इंटरेस्ट की है कि मैंने ये बातें पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के लिए की थी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के डिफेंस के लिए इनको कहना चाहिए था कि इदारे जो हैं वो इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये विदाउट इंडिविजुअली डिफेम किसी को करते हुए, किसी को सिंगुलरली टारगेट करते हुए आप बात कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान में होता रहा है, जिस पे पूरी दुनिया ने रिपोर्टिंग की हुई है, तो आप सेफ हो जाते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी वो राशिद नसीर को सिंगल आउट नहीं करते। राशिद नसीर अच्छा आदमी है कि नहीं, ये हम बहस नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रूथ के बेरर्स हैं, आदिल राजा साहब, ये ऑपरेट किस तरह करते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती नहीं, चीज़ चला देते हैं। अच्छा, वैसे एक तजर्बे के तौर पर आप चीज़ें ना, पिछले 2 साल में आदिल साहब ने जितनी ट्वीट्स की हैं, जो उन्होंने डिलीट भी कर दी हैं बाद में बहुत सारी, वो इकट्ठी कीजिएगा और देखें परसेंटेज रेशियो क्या है सक्सेस की। 20% 30% होगी। इतने तुक्के आप भी मारे, आपके भी ठीक हो जाए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है, या वो बाहर आ जाएंगे या अंदर रहेंगे। मैं अभी से स्पेकुलेट करना शुरू कर देता हूँ कि जी इमरान खान साहब जो है वो अगले 1 साल बाहर नहीं आएंगे। मैं कह देता हूँ, और मैं कहता हूँ मेरे ज़राए ने बताया, अगर खान साहब 1 साल बाहर ना आए, मैं सच्चा साबित हो गया, चांस प्रोबेबिलिटी क्या है 50-50। तो ये जुआ खेल रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन के साथ। इसका पर्पज़ क्या होता है? आपको एक लाइन देनी होती है। आदिल राजा साहब ने इस पर्टिकुलर मुकदमे के लिए गोफंडमी रेज़ किया, पैसे रेज़ किए, वकील हायर किए, चैनल्स चलाते हैं, फ़ंड होते हैं, पेट्रियन चलाते हैं, लोग उनको पैसा देते हैं। ये उनकी इकॉनमी है। उनकी इकॉनमी न्यूज़ नहीं है। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। सिटी 42 की इकॉनमी है न्यूज़, मंसूर अली ख़ान की इकॉनमी है न्यूज़, इवन इमरान रियाज की इकॉनमी है न्यूज़। मईशत में क्या हो रहा है, आपके इलेक्शंस में क्या हो रहा है, सेनेट के इलेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लड्स की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्वात में हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेररिज्म में क्या हो रहा है, वो न्यूज़ पे रिपोर्ट करें। ठीक है, उनके अपने बायसेस हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूज़ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर इमरान रियाज खान साहब थोड़ा ज़्यादा गलूफ करते हैं, नो डाउट। लेकिन आदिल रज़ा साहब का ये बिज़नेस नहीं है। आदिल रज़ा साहब का बिज़नेस ये है कि उन्होंने अपने आप को एज़ ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रेजेंट किया, जो इंटेलिजेंस के मामलात को जानते हैं और इंटेलिजेंस इदारों के अंदर से खुफिया उनको रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो विसल ब्लोअर हैं। अब विसल ब्लोअर का प्रॉब्लम ये होता है कि दे हैव टू बी करेक्ट, जिस चीज़ के बारे में विसल ब्लो कर रहे हैं, और उसका सबूत होना चाहिए कि जनाब ये ऐसे हुआ है, हैंस ये डॉक्यूमेंट प्रूव करता है ये चीज़ हुई है। ये चीज़ वो नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं यूके के मुकदमे का क्या बनता है। वैसे एक और जो सैड खबर है, हमारे अज़हर साहब के जो वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं। मियाँ अज़हर साहब वो एक पुराने सियासी बंदे थे, लाहौर शहर के भी, PMLQ में भी उनका एक अहम किरदार था मुशर्रफ दौर में। उससे पहले वो नवाज शरीफ के बहुत क्लोज थे, और अभी रिसेंटली वो PTI के MNA की सीट पे
टिकट भी जीते हुए हैं और इलेक्शन भी जीते थे जब हमाद साहब नाअहल हुए थे। अब मैं उम्मीद करूँगा कि रियासत होश के नाखून लेगी कि हमाद साहब को मंजर आम पे आके अपने वालिद का जनाजा और दफनाने का प्रोसेस करने दे, और फिर जो वो कैट एंड माउस चोर पुलिस खेल रहे हैं वो खेलते रहें। ऐसे मौक़ों पे हमें ह्यूमेन होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो, मौत के, गमी के, खुशी के मौक़ों पे। वैसे ये हमने रिलीफ नहीं दी लोगों को अभी तक कि उनकी खुशी गमी में उनको शरीक होने दें। स्टेट पूरा अपना जबर कर रहा है और मेरा ख़्याल है कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बहुत मुश्किल में डाल रहा है। इन सीरीज़ ऑफ पीपल जो 10 साल की सज़ा हुई है 9 मई केस में, उससे पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर भी हैं। ज़ाहिर है अब ये केस हाई कोर्ट को अपील करेंगे तो अभी वो MNA जो MPA साहब हैं वो मंजर आम पे नहीं है, वो छुपे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में केस लगेगा तो फिर वो मंजर आम पे आ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़, और मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ जस्ट टू शो यू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमारे सियासतदानों का। सिर्फ 78 MNAs हैं सरकार के ऑपोजिशन के मिला के जिन्होंने बजट की हर सिटिंग अटेंड की असम्बली में, यानी बजट पेश होता उसे बहस होनी थी। सिर्फ 78 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर एक सेशन अटेंड किया। 156 लॉ मेकर ऐसे थे जो एब्सेंट थे विदाउट सबमिटिंग लीव एप्लीकेशन, यानी उन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि हमको लीव एप्लीकेशन लिख दें, असम्बली का सेशन कॉल हुआ हुआ है। मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने आधे से ज़्यादा सेशंस मिस किए थे, और सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी जब फाइनेंस बिल पेश होना था, तब 93% अटेंडेंस थी। पता नहीं ये कैसे होगी, क्योंकि फाइनेंस बिल वो चोर दरवाज़ा था जिसके तहत जो और बजट के अंदर बहस हुई थी, जो बजट के अंदर लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात रेज़ किए थे, उनको एड्रेस किए बगैर बुलडोज़ किया गया था फाइनेंस बिल के थ्रू। तो वहाँ 93% पार्लियामेंट मौजूद था, लेकिन वैसे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वजह ये है बिकॉज ये लोग बजट बनाते ही नहीं हैं, ना इनको बजट पढ़ना आता है, ना इनको इंटरेस्ट है बजट में हो क्या रहा होता है। बजट IMF देता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसका मशरा दे देती है, और चंद लोग सरकार में उसमें बैठे होते हैं। हमारे बजट पे आज तक बहस नहीं हुई। मसलन आप पुराने इलेक्शन से कोई बहस नहीं करता बजट पे। हाँ जी, बजट जब पास हो जाता है ना, उसके इफेक्ट्स आते हैं, तब लोग कहते हैं जनाब महंगाई बड़ी हो गई है। अल्लाह के बंदे, पार्लियामेंट से पास होता है, तुम पार्लियामेंटेरियन हो। इवन PTI का कोई मेजर जो ऑब्लिगेशन था या रोड ब्लॉक था बजट को पास करने में, उसमें भी कोई एफर्ट नज़र नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल 2-3 अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए, उसके बारे में 1-2 तकरीरें कर दी, पर एक्चुअली रोकने की कोशिश नहीं की उसे। आप पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंट में बहुत तरीके होते हैं चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह यह है बिकॉज हमारे यहाँ बजट बनता है एलीट के लिए, ये बजट भी एलीट के लिए बना। हमारे सियासतदान उसी एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जिस मर्जी जमात में हो, अगर जब इनको ज़ाती फ़ायदा हो रहा था तो ये एक हो जाते हैं। जिस तरह सबकी तनख्वाहें बढ़ी, सबके पर्स बढ़े, सबकी अलाउंसेस बढ़ी, कल को कोई भी रिलीफ पैकेज आएगा वो सबके लिए आ जाता है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये माना तो चलता रहा। अच्छा, इस सारे दौर के दौरान जो हमने आपको कहा था कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ की डिस्क्रिपेंसी निकली थी 23 से 24 के बजट में, ऑर्डर रिपोर्ट में, उसके अंदर स्कैम दर स्कैम अब सामने आ रहा है। ज़ाहिर है वो एक तफसीली चीज़ थी, कुछ चीज़ें तो हमने भी ब्रेक कर दी थी, अब वो रोज़ दिन पे उस पर तबसरे हो रहे हैं, चीज़ें निकल रही हैं। 240 अरब इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड है बाय 8 डिस्कोज। उसमें कौन कौन है? IESCO, लेस्को, हेस्को, मेपको, पेस्को, केस्को, सेपको, टेस्को। कि ये सलमान को पीछे हंसी आ गई कि इतने राइमिंग नेम थे सारे, लेकिन मैंने गलती कोई नहीं कि सारे मैंने ठीक बताए। कि ये बिल्स जो हैं इन्फ्लेट कर रहे थे, बिल मशीन्स के एरर्स थे, रीडिंग के एरर्स थे, जिसकी वजह से इन्होंने कंज्यूमर को ओवर चार्ज किया। 2,78,000 कंज्यूमर को 47 अरब के इन्फ्लेटेड बिल सिर्फ 1 महीने में मिले। ये वो पैसा है जो सरकार ने उठा लिया ताकि वो अपने लॉसेस कवर कर सके, बिकॉज इस पैसे के बगैर एक्चुअली ये डिस्कोज लॉस में थे। तो अपने लॉसेस, अपनी इनएफिशिएंसीज या इनकरेक्ट मुआहदे फुलफिल करने के चक्कर में इन्होंने पास ऑफ किसको किया? अवाम को। देखिए ना, एक तो तरीका था कि बिजली पे टैक्स बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, आपको देना पड़ा है, लेकिन ये दूसरा चौर दरवाज़ा भी है कि जनाब जब वो भी पूरा ना डले तो आप ओवर बिलिंग कर दो। अब इसका क्या हल होगा? कुछ भी नहीं। ये रिपोर्ट आ जाएगी मंजर आम पे, लोग इसको देखेंगे, इस पर बहस करेंगे, क्या ये पैसे वापस होंगे? नहीं। क्या ये आपके बिलों में एडजस्ट होंगे? नहीं। अब इतना क्रिटिकल इशू है कि
आम सिविलियन का, आम इंडिविजुअल शहरी का बिल ओवर इन्फ्लेट हो रहा है, बिजनेसेस का बिल ओवर इन्फ्लेट हो रहा है, फैक्ट्रीज का बिल ओवर इन्फ्लेट हो रहा है, जहाँ पे वो दे रही हैं वैसे उनकी एक और सेटिंग होती है अपने डिस्को के साथ, वो उनको एक लमसम पे कर देते हैं तो फिर 12 मीटर रीडिंग के लिए नहीं आते। तो इस सब के दौरान आपके मुल्क के लीडरान क्या कर रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिजनेस लीडर के साथ मुलाकात की इकोनॉमिक डायर कंडीशन डिस्कस करने के लिए। नॉर्मल मुल्कों में ना आप सोचेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिजनेस कम्युनिटी को क्यों मिल रहा है? ये पाकिस्तान में सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि उनके पास ताकत है। गौहर एजाज साहब ने लीड की थी, ये जो लेक सिटी लाहौर के मालिक हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, एप्टमा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इस मुलाकात के अंदर इन्होंने बेसिकली डिस्कस करना था कि क्या हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए और किस तरह हो सकता है। ये बुरे लोग नहीं हैं, मैं ये बता दूं, मैं जो आगे बात करने लगा हूँ कतन मैं बिज़नेस कम्युनिटी को बुरा नहीं समझता। अभी तक SIFC ने जो भी अटैम्प्ट किया इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो क्यों नहीं काम कर रहा? बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई की। तेल औसतन 5-6-7 रुपये से हर महीने 1.5 बाद बढ़ी जाता है। इसका एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ। ठोकर से लेके हमारे दफ्तर तक लेट्स से आप रूटीन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रिक्शा ले रहे थे या इन ड्राइव ले रहे थे या क्रीम ऊबर ले रहे थे, अगर आज से 2 साल पहले आपसे 100 रुपया लिया जा रहा था तो आज आपसे डबल से ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे क्योंकि तेल महंगा हो गया। यानी कि अगर आपने बजट किया हुआ था कि मेरा 2600 रुपया महीना लगना है दफ्तर आने का और 2600 रुपया दफ्तर से वापस जाने का, अब आपका 5200 रुपये का डबल 10,000 रुपया लगना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपका ट्रैवल 10,000 हो गया, आपका बिजली का बिल इंक्रीज़ कर गया, आपकी ग्रोसरी आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई, आपकी तनख्वाह नहीं इंक्रीज़ की, ये प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर ये इदारा आज से 2 साल पहले महीने का 10 लाख कमा रहा था तो ये आज शायद 10 लाख या उससे भी कम कमा रहा है, तो ये आपको ज़्यादा पे नहीं कर सकते। हाउ विल यू सर्वाइव? यू कैन नॉट। फिर क्या होता है? आप मल्टीपल जॉब्स वर्क करते हैं, बैक बोरो स्टील करते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं। जिन लोगों ने घरों में 2-2, 3-3 मीटर लगाए होते हैं, कुंडे लगाए होते हैं, वो क्यों लगाए होते हैं? कुंडे पे लगा के अप्लायंस चलाना रिस्की होता है, पर ये क्यों करते हैं? वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ और। तो जब आप रोज़मर्रा इंसान की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, लिव नहीं करेंगे, तो आप उसके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि हमारे सरमाएदार ने जो सोल्यूशन निकाला है वो अपने लिए निकाला है। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे टैक्स लगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपकी बिल्डर भी आते हैं, डेवलपर भी आते हैं, स्टेट एजेंट भी आता है। बिल्डर और डेवलपर ने अपने आप को किया सेपरेट, अपनी लाइनें की सरकार से सीधी अपने पैसे और पावर की बुनियाद पे, और अपने लिए कानून फेवरेबल बना लिए, और सारा मुद्दा पास ऑन कर दिया रियल एस्टेट के क्लाइंट को जो रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आता है। तो सरकार ने उनकी मान के एक तरफा टैक्सेस लगा दिए। नुकसान बिल्डर और डेवलपर का भी है क्योंकि वो बेसिकली जाहिल हैं, क्लाइंट आएगा तो तुम्हारे काम चलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मक्कू सीधा करने के लिए ये किया। तो ये हर जगह होता है। जिस तरह 5 को आपको कॉल दी गई है कि बाहर आएँ जमहूरियत लेने के लिए ना, 5 को आप बाहर इसलिए बुलाए जा रहे हैं ताकि आप शामिल हों उस प्रोसेस में जो इमरान खान की पावर दिखाए, इस्टेब्लिशमेंट को पुश बैक करे और खान साहब को बाहर लाए। इससे जमहूरियत आती है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि खान साहब ने जब पहले 2013 से लेके अपने इलेक्शन तक जो नारे लगाए थे उसमें उन्होंने जमहूरियत ही लानी थी, रूल ऑफ लॉ ही लाना था, करप्शन ख़त्म ही करनी थी। इनमें से कुछ ही नहीं हुआ। भाई 5 तारीख आ रही है, सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा। मईशत के हालात टाइट हैं। ओवरऑल ये बारिशों के अंदर आपने देख लिया कितने को हमारे सारे सूबे काबिल हैं। बजट के अंदर हमने देख लिया कितने को हमारे पॉलिटिशियन सेंसिबल हैं। जो कुछ करना है मैनर आप नहीं करना। अपने घरों की मईशत को कंट्रोल करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, बचाएं। अपने बच्चों की तालीम पे फोकस करें, उनकी मोरालिटी पे फोकस करें। इंटरनेट भी वाइल्ड प्लेस है और हमारी सरकार भी वाइल्ड है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अपनी दिफा जब खुद करनी पड़े तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इससे हमारी कौम का मेंटल मेकअप चेंज होगा। वी विल बिकम इनहेरेंटली पैरानॉइड। ये एक बाय प्रोडक्ट है।
लेकिन ये एक रियलिटी है, दुनिया में ये कैफियत बन चुकी है। कोई नहीं सोच सकता था कि एक लाइव जेनोसाइड 2.5 साल से चलेगा, दुनिया उसको दिखाएगी लेकिन कुछ होगा नहीं उसके बारे में। मूवी दर मूवी बनती है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और हिटलर के बुरे किरदार के बारे में, लेकिन 2.5 साल से एक लोग जिनके पास कोई फ़ौज नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, उन पे जंग मुसल्लत की गई है, उनका कत्ले आम हो रहा है, उनको बाकायदा 5th स्टेज ऑफ स्टारवेशन पे ले आया गया है, लेकिन चल रहा है दुनिया। यूक्रेन को बेवकूफ़ बना के अमेरिका ने रशिया से लड़वा दिया, मर रहे हैं यूक्रेनियन। तो इस कंडीशन के अंदर भाई पैरानॉइड होना ज़रूरी है और अपने ख़ानदान औलाद का दिफा करना ज़रूरी है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।